नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज फिर मैं आपको एक गेस्ट पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जितनी किताबें पढ़ते हैं, साहित्य सागर, एकांकी संचयन और नया रास्ता, तो आपको ये कंप्लीट यानी पूरा प्रश्न पत्र है। आशा है इस प्रश्न पत्र को आप हल करें, इनके प्रश्नों को आपका एक अभ्यास हो जाएगा और लगभग इस प्रश्न पत्र में दिए हुए प्रश्नों में से कुछ तो आपको जरूर ही आएंगे। आपको एक अनुभव हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा। आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले से आपने किया ही होगा स्कूल में 15 मिनट जो है यानी 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। अपने द्वारा यानी आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से किन्हीं 2 पुस्तकों का चयन करके 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आप जो किताबें पढ़े हैं उनमें से किसी 2 को ही अटेम्प्ट कीजिएगा। आप एक बार जो है ना इंट्रोडक्शन जो है गाइडलाइन पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए सेक्शन ए सेक्शन बी 40-40 अंक के होते हैं। तो आप एक बार जरूर ये ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने समझने के बाद जैसे कि आप आगे देख रहे हैं भाग ए जो है नहीं सेक्शन ए जो है 40 मार्क्स का रहेगा, आपको 40 का। उसमें सबसे पहले जबकि जो है नहीं आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो बताई गई है, आप उन्हें भी ध्यान से पढ़ें, समझें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रश्न 15 अंक का होता है। प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर करें कि हिंदी में लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी 250 वर्ड्स। तो 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना रहता है, 250 से कम नहीं होने चाहिए। देखिए पहला प्रश्न है निबंध लेखन का कि प्रदूषण वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण एवं निदान पर अपने विचार दीजिए। यानी प्रदूषण के कारण क्या हैं और प्रदूषण कैसे रोके जा सकते हैं। बहुत आसान सा है। दूसरा है सदाचारी व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सकारात्मक सोच रखते हैं। मानव जीवन में सदाचार का महत्व स्पष्ट करते हुए समझाइए। यानी हम मनुष्य के जीवन में सदाचार का अर्थात सत्य आचरण का, अच्छे आचरण का क्या महत्व है, ये सेकंड वन दूसरा जो है आपको समझाना है। तीसरा है किसी ऐसी यात्रा का वर्णन कीजिए जब आपको एक रात स्टेशन पर बितानी पड़ी हो। यानी आप कहीं घूमने गए और जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाए, देर हो गई, तो आपको रेलवे स्टेशन पर एक रात रुकना पड़ा। कैसा लगा, आपने क्या अनुभव किया। अगला है यानी फोर्थ मनुष्य, यानी वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, उक्ति को आधार बनाकर एक कहानी लिखिए। ठीक इसी प्रकार जो है बहुत सारे सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर एक कहानी लिखिए। तो सादा जीवन उच्च विचार बहुत सारे समाज सुधारक व्यक्तियों की जीवनी में से आप किसी के पढ़ लीजिए। अपने राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी सादा जीवन था, उच्च विचार था। ऐसे ही अगला है प्रस्तुत चित्र। आपको चित्र जो है दिया जाएगा और चित्र के आधार पर कोई लेख या कहानी आपको लिखना रहेगा। और आप जो कुछ भी लिख रहे हैं तो आप उस जो भी लिख रहे हैं चित्र को देख करके, तो आपकी कहानी या लेख का सीधा संबंध जो है उस चित्र से होना चाहिए। तो आपको कोई भी चित्र दिया जा सकता है। याद रखिएगा आपको किसी भी प्रकार के कुछ जहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ है, रेलवे स्टेशन है या कोई मेला है या साफ सफाई से संबंधित किसी प्रकार, या कोई हॉस्पिटल या कोई मदद कर रहा है, किसी की सड़क पार करा रहा है, या ट्रैफिक से संबंधित कि लोग जो है गलत साइड से जो है ना जाते हैं, उल्टा रास्ता जो है अपना लेते हैं, तो इस तरह का चित्र आपको दिया जा सकता है और आपको उससे संबंधित लेख लिखना रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रश्न पत्र में दिया हुआ चित्र है जिसमें आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, चिमनिया जो है उसी में है। तो इस तरह का चित्र अगर दिया जाए तो आप इस चित्र को देख करके समझ करके विस्तार दीजिए।
दूसरा क्वेश्चन जो होता है लेटर राइटिंग का होता है, जो लगभग 120 शब्द में होने चाहिए। आपका पत्र जो है अस्वस्थ दादाजी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए दादाजी को पत्र लिखिए, यानी बीमार हैं तो आप उनसे हालचाल पूछिए कि कैसे हैं। फिर रेलवे कर्मचारी के दूसरा वाला कि रेलवे कर्मचारी के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए स्टेशन मास्टर को पत्र लिखिए, यानी कंप्लेन लेटर लिखना है। क्वेश्चन 3 यानी अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश। आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना रहेगा। और देखिए कई बार यानी जब हम लाइव थे या अन्य वीडियो में पूछते हैं लोग, तो आप गद्यांश से जो भी उत्तर लिखते हैं जितना हो सके आपको अनसीन पैसेज के आंसर जो लिख रहे हैं वो आप अपने शब्दों में लिखें तो अच्छा रहेगा। एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ, आप भी जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। उत्तर यथासंभव आपके अपने शब्दों में होने चाहिए, यानी जितना हो सके आप वो जो उत्तर लिख रहे हैं अपने शब्दों में लिखें, अपने ओन वर्ड्स। आप थोड़ा समय दे करके यह गद्यांश एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप इससे संबंधित अगले पेज पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, उसी पैराग्राफ का जो है नहीं, उसी गद्यांश का अगला भाग है गद्यांश। ध्यान रहे यह खाली आपको एक मार्गदर्शन है, एक गाइडलाइन है। आप इसे करेंगे तो आशा है आपको आत्मविश्वास आएगा कि हाँ प्रश्न पत्र ऐसा ही रहता है, ऐसा ही करना है। आप एक बार ये करेंगे तो समय भी समझ में आ जाएगा आपको कि कितना समय में हम लिख रहे हैं। तो आपको समय और यानी जल्दी जल्दी लिखना है कि ताकि आप जो है पूरा प्रश्न पत्र अटेम्प्ट कर सकें, कोई कुछ छूटे ना। ध्यान दीजिए, अब इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, कल्पना चावला किस विद्यालय में पढ़ती थी, उनकी वजह से आज विद्यालय को क्या सौभाग्य प्राप्त है। दूसरा है, कल्पना चावला को प्रथम बार अंतरिक्ष अभियान का सदस्य कब चुना गया, यान की खिड़की से वे क्या निहारा करती थी, यानी देखा करती थी। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान कितने मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, उसे देखकर कल्पना अपने मन में क्या विचार करती थी। चौथा क्वेश्चन है, कल्पना को दूसरी यात्रा का अवसर कब मिला और आपसी में क्या घटना घटी, यानी वापस जब वो आ रही थी, रिटर्न हो रही थी, लौट रही थी, तो क्या घटना हुई। पांचवा, कल्पना चावला के जीवन से नव युवतियों को क्या शिक्षा मिलती है, यानी क्या प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं व्याकरण भाग पे, जहां आप सभी को बहुत ही डाउट रहता है क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। तो कुछ तो हमने यहाँ पे बताए हैं। देखिए निर्देश के अनुसार सबसे पहले है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने प्रश्न के ऊपर जो है उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। उदय, अस्त, उपकार, अपकार, एकमुखी, बहुमुखी, साकार, निराकार, बाहरी, भीतरी, ऊंचा, नीचा। अगला है पर्यायवाची शब्द। तो एक शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना रहता है। अग्नि, आग, अनल, मंदिर, देवालय, देवघर। उसके बाद जो है मुहावरा है, मुहावरे की सहायता से वाक्य बनाना रहता है। आंखों का तारा, कमर कसना इसमें दिया गया। बहुत सारे मुहावरे हैं जो आप पाठ पढ़े हैं, उन पाठों में भी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो लगभग आपके पाठ से रिलेटेड मुहावरे पूछे जाएंगे, बहुत सारे हैं। अब फिर हम जब कभी आगे जो है ना आपकी परीक्षा से पहले ऑनलाइन रहेंगे लाइव, तो आप पूछिएगा, फिर अपनी संभावना हम बताएंगे जरूर। अगला है किन्हीं 4 शब्दों को शुद्ध करना है, यानी इसमें वर्तनी मिस्टेक है, मात्राओं की गलतियां हैं, आप उन्हें सही करके लिखिएगा। छोटा सा प्रयास है, यहाँ देखिए परीक्षा में छुट्टी की मात्रा दी गई है, ऊपर उसका उत्तर लिखा गया है। परीक्षा बड़ी की मात्रा होती है, फिर क्योंकि छोटी की मात्रा होती है, शांति, फिर उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, फिर अतिरिक्त के इधर दिया हुआ है देखिए अतिरिक्त, और फिर समुद्री, फिर है निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। रामचंद्र जी का आदेश था इसलिए लक्ष्मण को जाना था, सरल वाक्य बनाना है। तो रामचंद्र जी के आदेश पर लक्ष्मण को जाना पड़ा था।
अगला है बालक गुड्डे से खेल रहा है, तो बालक जो है बालिका गुड़िया से खेल रही है, इसका उत्तर होगा। अगला है राम गेंद से खेलता है, तो राम यानी गेंद राम से खेली जाती है या राम के द्वारा खेली जाती है, कर्मवाची में बदलना है। फिर है मोहन कल विद्यालय गया था, तो इसके जगह पे जाएगा भविष्य काल में परिवर्तन करना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये एक बार 2009 में यानी 2009 का जो है आया हुआ व्याकरण भाग प्रश्न 4 का जो है मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं। लगभग आप ध्यान दीजिए, उसमें कुछ बातें छुटी थी, तो ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। नहीं, चौथा क्वेश्चन ही है, यहाँ पे भी आपको निम्न शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाना है आपको, एडजेक्टिव, रोग, फिर है परिवार। अगला है निम्न में से एक शब्द के दो दो पर्यायवाची, जो आपने देखा है। इसके बाद है अगला किन्हीं दो के विपरीतार्थक विलोम शब्द। फिर मुहावरों से जो है, मुहावरों की सहायता से वाक्य जो है वाक्य बनाना है। मुट्ठी गर्म करना, हाथ पैर मारना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब होता है रिश्वत देना, जिसे कि आपने बात अठन्नी की देखे हैं। हाथ पैर मारना का मतलब होता है प्रयास करना, तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। यानी आजकल जुआ जो है या बिना हाथ पैर मारे कोई भी काम संभव नहीं है। अगला है भाववाचक संज्ञा, सेवक। सेवक का भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है आपको। सेवक का भाववाचक संज्ञा सेवा होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय। इसके बाद निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन। क्वेश्चन है पंडित जी कथा सुना रहे हैं, द्वारा का प्रयोग करना है, तो पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। फिर है हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, तो इसको जो है भविष्य काल में बदलना है, तो बनाएगा हो जाएगा। साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। नीर अंडरलाइन किया गया, देखिए, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। तो अपने अपने नीर के जगह पे नीड़ लिख सकते हैं, नीड़, ड लिखेंगे, ड। नीड़ मतलब होता है घोंसला, तो अपने अपने घोंसले में चले आते हैं। जी हाँ, अब आते हैं सेक्शन बी की ओर, यानी पार्ट बी, जो 40 मार्क्स का होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको परीक्षा में जो है ज़्यादा घबराहट ना होगी। अब देखिए, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। आपको इससे खाली 4 प्रश्नों के उत्तर करना है। You must answer at last one question from each of the 2 books, यानी 2 किताबों से आपको एक एक प्रश्न करना है। You have, यानी आपने जो किताबें पढ़ी हैं, स्टडीड एंड एनी 2 अदर क्वेश्चन, आपने जो किताबें पढ़ी हैं तो 2 ही किताबों से आपको चारों आंसर करने हैं। 1 से 3 भी कर सकते हैं और दूसरी से 1। ध्यान दीजिए, 2 ही किताबों से आपको आंसर देना होगा। अगला है, देखिए, साहित्य सागर से संक्षिप्त कहानियां जो दी गई हैं उनसे क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखिए, करें कि लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे कुंज की ओर बढ़े। ये महागीका पुरस्कार से है। सेठ जी कहाँ जा रहे थे तथा क्यों? तो कुंदनपुर जा रहे थे। यज्ञ बेचने के लिए। ये कीवर्ड्स हैं, आपको वाक्य में प्रयोग करते हुए सही ढंग से लिखना है, लेकिन ये कीवर्ड आपको परीक्षा में देखे जाते हैं। फिर है, उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहाँ विश्राम किया? तो थक गए थे, भोजन भी करना था, इसलिए उन्होंने आराम करना चाहा। कहाँ? तो कुंज थे, यानी कई घने वृक्ष थे और वहां पे कुआं था, तो कुएं के पास उन्होंने सोचा विश्राम करेंगे। उनकी पोटली में क्या क्या था? तो 4 रोटियां थी। फिर एक, वे भोजन और विश्राम किए, तो नहीं क्या उन्होंने भोजन किया और विश्राम किया? तो ना ही उन्होंने भोजन किया और ना ही विश्राम कर पाए। यज्ञ का पुरस्कार कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कर्तव्य का पालन करना, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, जैसे कि उन्होंने कुत्ते को 4 रोटियां निस्वार्थ भाव से खिलाई।
तो महायज्ञिका पुरस्कार पाठ से, यानी हर पाठ का आप एक बार उद्देश्य तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जामुन का पेड़ से तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण, कटाक्ष भरा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से क्या जवाब आया और क्यों, आप किताब से जरूर पढ़ के लिख लीजिएगा एक बार। जवाब को सुनकर मनचले युवक ने क्या जवाब दिया और क्यों, यानी मनचला एक युवक था, उसने क्या जवाब दिया और क्यों कहा। फिर दबा हुआ आदमी कौन था और उसने क्या आपत्ति प्रकट की। फिर प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जैसे कि अभी बताया हमने, हर कहानी के उद्देश्य आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है बड़े घर की बेटी से है। बड़े घर की बेटी, आप प्रश्नों को एक बार देखिए, खुद ही पढ़ लीजिए। उपरोक्त कथन किससे कहे, पढ़ भी देता हूं एक बार कि पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है, अर्थात बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो यह बात किसने कहा, यानी श्रीकंठ सिंह ने, और अपने पिता से कहे, बेनी माधव सिंह से। वक्ता के लिए कौन सी बात असह्य थी तथा क्यों, तो पत्नी पर अत्याचार उन्हें असह्य थी, क्योंकि पत्नी की सुरक्षा और उसके मान मर्यादा की सारी जिम्मेवारी पति को होती है। वक्ता ईश्वर के दरबार में किस बात के लिए उत्तरदाता है और क्यों, तो ये पत्नी के मान मर्यादा की रक्षा के लिए, क्योंकि अब पिता के बाद, यानी जब तक बेटी पिता के घर रहती है पूरी जिम्मेवारी पिता की होती है, शादी होने के बाद सारी जिम्मेवारी पति के कंधे आ जाती है, और भगवान के दरबार में उसी की मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व पति होता है। वक्ता के प्रस्तुत कथन से उसके चरित्र की किन किन विशेषताओं का पता चलता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी श्रीकंठ सिंह जी के बारे में लिखना है कि वो कैसे व्यक्ति थे। अगला साहित्य सागर के पद्य भाग से, जिसके लिए जो दूसरे पेपर में नहीं था, आप ध्यान दीजिएगा। झरने अनेक झरते हैं जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं जिनकी झाड़ियों में, वह जन्मभूमि मेरी से यह प्रश्न है। जन्मभूमि किसे कहते हैं, यहाँ हमें, यानी यह हमें क्या देती है, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसे ही जन्मभूमि कहते हैं। जिस जन्मभूमि से हमें अन्न, जल, हवा, सारी चीजें मिलती हैं। कवि ने जन्मभूमि को अन्य किन किन नामों से दिया है, तो कर्मभूमि, धर्मभूमि, मातृभूमि, युद्ध भूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, बुद्ध भूमि, अनेक नामों से कवि ने जो है मातृभूमि को, अर्थात भारत की धरती माता को नाम दिया है। कवि ने मातृभूमि की विशेषताएं किस प्रकार प्रकट की हैं, तो मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य, अर्थात भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को आपको बताना है, नेचर ब्यूटी को, और धार्मिक दृष्टि से भी इसके महत्व को वर्णन करना है। प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव यानी सारांश लिखना है आपको, समरी उद्देश्य बताते हुए। अगला है चलना हमारा काम है से कि सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ता, अर्थात सुख और दुख सभी को सहना पड़ता है। आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न। हाँ, कवि ने हमें क्या करने की प्रेरणा दी है, तो लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहने की। कवि को कब तक विश्राम नहीं करना चाहिए और क्यों, तो व्यक्ति को, कवि के अनुसार व्यक्ति को जब तक उस सफलता न मिल जाए, लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक बिना रुके जो है हमें प्रयास करते रहना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्राम करने से हमें आलस आ जाता है, हम आलसी हो जाते हैं और लक्ष्य की ओर जाना मुश्किल हो जाता है। हमें हमेशा कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और क्यों, तो हमें हर समय गति यानी चाल जो है तथा सोचते रहना चाहिए। हमारी चाल अर्थात कुछ कार्य करने की हमारी जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, और हमें हर समय कुछ न कुछ नया सोचते रहना चाहिए। घोर दुख में भी हमें क्यों नहीं यह कहना चाहिए कि विधाता हमारे विपरीत हैं। जब मुसीबत आए तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख सभी को आता है, किसी एक को नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमारे विपरीत है, सुख दुख सबको आता है। अगला प्रश्न, मेरे लाल को आओ निदरियां काहे न आनी सुनावे, सूर के पद से यह प्रश्न है।
यहाँ सूरदास जी ने यशोदा के किस प्रयास का वर्णन किया है? तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को अर्थात अपने बच्चे कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। वात्सल्य रस का बड़ा अच्छे ढंग से कवि ने वर्णन किया है। कृष्ण की किन किन क्रियाओं का रोचक चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो कृष्ण जी जो है सोने का जो है अभिनय करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपने होठ फड़फड़ाने लगते हैं। सोने का नाटक अर्थात वही ऐसा दिखाते हैं माँ को लगे कि बच्चा सो गया। फिर प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने किस सुख की चर्चा की है तथा उस अनुभव की प्राप्ति किसे हो रही है? तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सुख जो है ऋषि मुनियों तपस्वियों को नहीं मिलता है, वह सुख यशोदा मैया अपने घर में ही प्राप्त कर रही हैं, और वह सुख है भगवान का दर्शन। भगवान कृष्ण का दर्शन माता जो है अपने घर में ही पा रही है, जो बड़े ऋषि मुनियों को कड़ी तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है। आगे है सूरदास जी का जीवन परिचय बताना है, तो छोटा सा इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में मथुरा के करीब जो है निकट जो है रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर साहित्य लहरी। अन्य भी रचनाएं हैं। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, सरल और मधुर शैली में ये लिखते हैं। वात्सल्य रस के लाजवाब कवि हैं। अगला प्रश्न जो है नया रास्ता से है। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों का स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां हो गई थी। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथासंभव लगा दी गई थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किसके घर आ रहा है? तो मीनू के घर उसे देखने अमित, उसके पिता मायाराम जी, माँ और छोटी बहन मधु आ रही है। आने वाले मेहमान को विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा है? उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है आने वाले मेहमानों को, ताकि मीनू की शादी पक्की हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, इसलिए उन्हें विशेष आदर और महत्व दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की तैयारियां विशिष्ट संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी विभिन्न प्रकार की तैयारियां अर्थात उन्हें बैठने के लिए अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है, जो सामान्य से विशेष तौर पर यानी पकवान, चाय, नाश्ता, जिस प्रकार की कोई गेस्ट आता है तो हम अपने घर में करते हैं, आप लिख सकते हैं। आने वाले मेहमान से परिवार के लोगों को क्या उम्मीद है? तो यही सोच रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं मीनू को देखने, उन्हें मीनू पसंद हो जाए, शादी की बात पक्की हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे, यही ये लोग उम्मीद रखते हैं। यह कैसी विचित्र घड़ी है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्ष तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। यह विचित्र घड़ी से क्या उद्देश्य है? मतलब बेटी की शादी कर देना, जब वो शादी करके दूसरे के घर चली जाती है, तो विचित्र उद्देश्य यहाँ पे इन्होंने ही बताया है कि सदा लड़की जो है घर में रहती है, अपने पाल पोस के माता पिता बड़े करते हैं, शादी के बाद फिर वो दूसरे यानी अपनी बेटी परायों के लिए उनकी हो जाती है और अपनों से पराई हो जाती है। बेटी पराया धन होती है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बेटी जो है यानी दूसरे की अमानत होती है, जब तक छोटी रहती है तब तक जो है वो माता पिता के पास अमानत के रूप में यानी दूसरे की अमानत के रूप में सुरक्षित रहती है। फिर शादी होने के बाद अपने पति की हो जाती है। वर्षों के प्यार दुलार के बाद लड़की को बिछुड़ना क्यों पड़ता है? तो सामाजिक एवं सांसारिक रीति रिवाज के पालन के लिए लड़की को एक ऐसा समय आता है कि अपने परिवार वालों से अलग हो जाती है, क्योंकि यही समाज का नियम है, यही समाज की मर्यादा है। इस उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट करना है, तो स्त्री समाज को जो है आत्मनिर्भर बनना आदि जो है बातें आप लिख सकते हैं और सारी वीडियो में देखिएगा। आगे है, वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष में इतना भेद क्यों। यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन लड़की रहती है तो उठाने लगते हैं लोग। तो किसकी बातें सुनकर वक्ता इतनी परेशान है? समाज में स्त्री और पुरुष में इतना भेद क्यों है?
लड़की के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आगे जो है अब आपको हम एकांकी संचयन से भविष्य को भी तुम चाहो तो सबका कह रहे कि बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारे ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। महाभारत की सांझ का यह प्रश्न, जी हाँ, इससे प्रश्न जो है कथन के वक्ता का परिचय देते हुए बताइए कि भविष्य को भी चाहे तो बहका सकते हो, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है, नहीं मतलब क्या है इस पंक्ति का। फिर ईर्ष्या के रथ से क्या अभिप्राय है, ईर्ष्या किसे कहते हैं, यहाँ इसका उल्लेख क्यों किया जा रहा है। फिर तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया, यह वाक्य कब कहा गया है तथा दुर्योधन की किस मनः स्थिति को प्रकट करता है, यानी उसके मन में क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन की युधिष्ठिर पर क्या प्रतिक्रिया होती है और क्यों, समझाइए। यानी इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, समझा करके लिखिए। अगला प्रश्न, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूं, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति मुझ में है, केवल मुझी में। संस्कार और भावना से कथन के वक्ता तथा श्रोता का परिचय दीजिए। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है, उसे क्या हो गया है, वह क्यों नहीं बचेगा। फिर वक्ता यह क्यों कहती है कि सिर्फ वही उसे बचा सकती है, क्या वह उसे बचा पाती है। अतुल माँ से क्या चाहता है, इसके लिए वह माँ को क्या चेतावनी देता है, इस चेतावनी पर माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न जो है दीपदान से जो है जो इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। यह देखिए अगला प्रश्न दीपदान से जो अति महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। प्रश्न, वक्ता एवं श्रोता का परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ कौन किसको रात में अकेले जाने को मना कर रहा है। अगला प्रश्न, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, वक्ता का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी मतलब क्या है। अर्थात राजकुमार को मार देने वाले लोग, उनके दुश्मन, उनके शत्रु चारों तरफ हैं, अगल बगल हैं, यानी वनवीर के रूप में। खैर आप प्रयास करके जरूर लिखिएगा। वक्ता श्रोता के प्रति हमेशा चिंतित क्यों रहती है, समझाइए। क्योंकि उन्हें बचाने की जिम्मेवारी वक्ता के ऊपर है, वक्ता पर है, वह अपना कर्तव्य समझती है और वह क्या लाजवाब ढंग से इसने निभाया भी, अपने बेटे की जान दे करके राजकुल को बचा लिया। आप प्रयास जरूर कीजिएगा अच्छे से लिखने की। प्रस्तुत एकांकी के शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए, यानी ये जो एकांकी है दीपदान, तो दीपदान टाइटल जो है, शीर्षक जो है कितना अच्छा है, समझा करके लिखिएगा कि दीपदान ही क्यों रखा गया। शीर्षक की सार्थकता जिसको कहते हैं, यह बात समझाते हुए आप उत्तर दीजिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर से नहीं आपकी वर्कबुक से है कि बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। बालक किस व्यक्ति से बात कर रहा था, आंखों से बोलकर शब्दों से क्या अभिप्राय है, अर्थात क्या मतलब है इसका, आप समझा के जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, बालक से इसके पूर्व श्रोता का क्या वार्तालाप हुआ था, संक्षेप में लिखिए। इसके पहले श्रोता और बालक के बीच क्या बातचीत हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न इस बालक को मूर्खतापूर्ण लगा था और क्यों। फिर अपने परिवार के विषय में बालक ने क्या क्या बताया, अर्थात अपना अपना भाग्य से यह प्रश्न जो है आप लगभग जरूर पढ़ें, लिखें, याद करें, आप लिखे ही होंगे। आगे देखिए संदेह कहानी जो है ना, संदेह कहानी के शीर्षक की सार्थकता अगर आप
याद कर लें यहाँ से तो अच्छा रहेगा, आपकी अभ्यास पुस्तिका में है। आपको ये भी बता देता हूँ, पृष्ठ संख्या 85 है, आप नीचे देख सकते हैं 85। तो आप यहाँ से इस पाठ के विशेष और शीर्षक की सार्थकता एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। संदेह पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ के शुरुआत में ही है कि प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता भी न था। पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रतिमा किस महापुरुष की थी, उसकी छवि किस प्रकार की थी, वह अधिक प्रसन्न क्यों हो रही थी? सूरज की रोशनी के कारण। फिर राम निहाल कौन था, संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी मानसिक स्थिति के विषय में लिखिए। इस व्यक्ति ने हाथ में क्या पकड़ रखा था, उन्हें देखने से वह क्यों बच रहा था, यानी क्या पकड़ कर रखा था और क्यों बच रहा था। अगला प्रश्न, कमरे में किसके कहने पर किस व्यक्ति का आगमन हुआ, उसने क्या दृश्य देखा और क्या प्रश्न किया, यानी उसने क्या पूछा। इसी पाठ से एक और महत्वपूर्ण जो है मैं प्रश्न आपको बता दे रहा हूं, मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी तो कायरों की भांति यहां से बोरियां बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। वक्ता कौन है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे वक्ता कौन है उसके बारे में आपको बताना है, यानी श्यामा के बारे में बताना है। वक्ता श्यामा है, उसका परिचय देना है। आगे है, वक्ता ने किसके समक्ष अपने को उद्गार प्रकट किए हैं, श्रोता ने अपने मनोविनोद के लिए क्या साधन जुटाया था, स्पष्ट कीजिए। अर्थात मनोविनोद अर्थात मन को प्रसन्न करने के लिए, खेलने के लिए। अगला प्रश्न है, कायर व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, वक्ता ने श्रोता को कायर क्यों कहा। कायर लोग वही, यानी जो डर करके चुपचाप भाग जाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, उन्हें कायर कहा जाता है। वक्ता के कथन की श्रोता पर क्या प्रतिक्रिया हुई, श्रोता ने अपनी भूल का किस प्रकार प्रायश्चित किया होगा, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए, यानी सोच करके बताइए कि उसने जो गलती किया, अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने क्या किया होगा, किस प्रकार प्रायश्चित किया होगा। तो इस प्रकार जो है, तो जी हाँ, इस प्रकार हमने आपको एक गेस्ट पेपर यानी एक संभावित प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, करने का प्रयास किया है हमने। उत्तर आप जरूर लिखिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको लगे कि नहीं आ पा रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। आप अच्छा से अच्छा प्रयास करके बहुत अच्छा लिखें। आपकी परीक्षा के लिए इस हिंदी मंच से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा लिखें, ध्यान रखें आपकी प्रश्न कोई भी आप आगे लिख सकते हैं, उसके बाद कोई दूसरा लिख सकते हैं, यानी भाग अ या ब कोई भी कभी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन आप प्रश्न संख्या जरूर सही सही लिखिएगा, अपने मन से नहीं, जो क्वेश्चन पेपर में है वही लिखिएगा। एक प्रश्न पूरा होने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा। शुद्धता का ध्यान रखिएगा, आपकी वर्तनी अच्छी होनी चाहिए। पत्र लेखन में आप जो है अच्छे ढंग से साफ सुथरा लिखिएगा। पत्र जो है एक ही पेज पर लिखिएगा, जिस भी एक पेज पर शुरू करके उसी पन्ने पर जो है आप पत्र खत्म कर दीजिएगा। आप इस बात का सदा ध्यान रखें कि पत्र जो है जिस पेपर पर आप शुरू कर रहे हैं उसी पर आप खत्म कर दीजिए। इसी आशा के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं उमेश चंद यादव आप सभी से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। जहां भी रहें सावधान रहें, ऐसे रहें कि किसी और को आपसे कोई परेशानी ना हो। सदा मधुर वाणी का प्रयोग करें, अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।